तो अब हम चलें कि जो आंदोलन जिसकी नींव 1955 में रखी गई, फिर 1961 में जिसने प्रथम सम्मेलन का रूप लिया, उसका ढांचा क्या था। ढांचे की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो सम्मेलन 25 राष्ट्रों से शुरू हुआ 1961 का बेलग्रेड, उसमें वर्तमान में या आज से 20 वर्ष पहले तक 120 सदस्य राष्ट्र थे। निश्चित रूप से इन सदस्य राष्ट्रों को एकजुट बनाए रखने, इनके बीच में सतत रूप से संवाद बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि इनका एक नीतिगत ढांचा हो, प्रशासनिक ढांचा भी हो। तो आखिर कैसे ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन चला और उसके लिए इनके संस्थागत रूप क्या था। पहली बात इस पे समझने की ये है कि स्थायी संस्थानों की कोई स्थापना नहीं की गई। किसी भी तरह का एक स्थायी कार्यालय, स्थायी संस्थान ऐसा इसके लिए नहीं बनाया गया। मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय विषयों और समस्याओं पर विचार करने के लिए और प्रशासनिक तौर पर काम चलाने के लिए मूलतः इसके दो संस्थान थे, वे भी तात्कालिक थे, स्थायी नहीं थे। पहला समन्वय ब्यूरो और दूसरा सम्मेलन। समन्वय ब्यूरो जिसे हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी, इसका काम था समन्वय स्थापित करना, एक दूसरों के बीच में संवाद बनाए रखना, शिखर सम्मेलन की तैयारी करना और उसके साथ ही अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अगुवाई की तैयारी करना। समन्वय ब्यूरो में 17 सदस्य होते थे और वर्तमान में 60 सदस्य, अर्थात हम कहें तो 1983। उसके बाद के काल में स्थितियां बदली हैं और एक लाइन में यदि मैं कहूं तो सबसे बड़ी जो बदलावट 1990 के बाद आई वह ये थी कि विश्व एक ध्रुवी हो गया और एक ध्रुवी होने से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बदली और उसमें गुटनिरपेक्षता की भूमिका भी बदली। तो यदि मैं बात करूं 1983 की तो इसमें 66 सदस्य थे ब्यूरो में और सदस्यों का निर्वाचन किया जाता था, जिसमें 31 अफ्रीका से, एशिया से 23 और लैटिन अमेरिका अर्थात दक्षिण अमेरिका से 10 और यूरोप से 2 सदस्य होते थे। वहाँ के सदस्य राष्ट्रों की संख्या के अनुपात में ये तय किया गया था। लेकिन ये तो हुआ समन्वय ब्यूरो, जिसके 2-3 मुख्य काम थे, जैसा मैंने बताया। विचार विमर्श करने के लिए, समन्वय बनाए रखना, कोऑर्डिनेशन के लिए, दूसरा शिखर सम्मेलन की तैयारी और तीसरा अन्य मंचों में संयुक्त कार्रवाई की अगुवाई करना। संयुक्त कार्रवाई, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की एकजुटता को वहाँ पे प्रदर्शित करना, ये करना। अब दूसरा आता है सम्मेलन अर्थात कॉन्फ्रेंस। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है विदेश मंत्रियों का और दूसरा होता है राष्ट्राध्यक्षों का। विदेश मंत्रियों का सम्मेलन और राष्ट्राध्यक्षों का। इसमें जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्राध्यक्ष से के मायने ये कि देशों के मुखिया, कई देशों में राजा मुखिया हैं, कई देशों में प्रधानमंत्री मुखिया कहलाते हैं या मुखिया प्रधानमंत्री कहलाते हैं, कई देशों में मुखिया राष्ट्रपति कहलाते हैं, आदि आदि। तो जो भी उन देशों के मुखिया हैं जो गुटनिरपेक्ष गुट का सदस्य है, उनके सम्मेलन को शिखर सम्मेलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिखर सम्मेलन। विदेश मंत्रियों के सम्मेलन की यदि बात करें तो इसमें केवल विदेश मंत्री भाग लेते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श का मंच है और यदि कोई देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनना चाहता है तो उनकी सदस्यता पर विचार विमर्श कर निर्णय लेता है, शिखर सम्मेलन की तैयारी करता है और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप देता है। तो इसके भी 3 कार्य हो गए। पहला, सदस्यता पर विचार करना और निर्णय लेना। दूसरा, शिखर सम्मेलन की तैयारियां आदि में व्यस्त रहना। और तीसरा, सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप देना।
अब हम आते हैं शिखर सम्मेलन पर, जो दूसरा इसका मुद्दा है। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का सबसे बड़ा सम्मेलन, जिसमें सभी गुट निरपेक्ष राष्ट्र जो उसके सदस्य हैं उसके राज्याध्यक्ष भाग ले सकते हैं। और ये जो सम्मेलन होता है हर 3 वर्ष में होता है। पहला सम्मेलन बेलग्रेड 1961, उसके बाद कई सम्मेलन होगा, दिल्ली में भी हुआ। तो आपको याद रखना है, सबसे ऊंचा सम्मेलन केवल राष्ट्राध्यक्षों के लिए और हर 3 वर्ष में। इस सम्मेलन में 4 प्रकार के सदस्य रहते हैं। पहला पूर्ण सदस्य, दूसरा पर्यवेक्षक सदस्य ऑब्जर्वर्स, तीसरा पर्यवेक्षक गैर राज्य सदस्य, मतलब वो सरकारी नहीं रहते, कई प्राइवेट लोगों को बुलाया जाता है, निजी हैसियत से उनको बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, NGOs को आमंत्रित किया जाता है, तो वो आते हैं पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर, गैर सरकारी, और चौथा अतिथि गेस्ट के रूप में। भारत या असंलग्नता की नीति को अपनाए जाने का औचित्य या गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन देने के क्या क्या कारक थे, इसकी संस्थागत ढांचे को समझने के बाद अब हम इस बिंदु पर आए। दूसरे शब्दों में, गुट निरपेक्ष आंदोलन का कोई फॉर्मल संस्थाएं नहीं है, और इस प्रकार ये एक तरीके से अनौपचारिक गुट के रूप में कार्य करता है। अब अगला बिंदु, अर्थात भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को क्यों अपनाया। दूसरे शब्दों में यदि हम उसको ऐसा रखें, आलोचक लोग इसे कहते हैं निष्क्रियता की नीति, आलोचक लोग इसे कहते हैं असंलग्नता की नीति। तो आखिर इसका औचित्य क्या है ऐसा कहने का, और भारत ने ऐसी नीति को क्यों अपनाया जिसे कुछ लोग असंलग्नता की नीति कहते हैं। इसके मायने ये कि भारत द्वारा गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले कारक कौन कौन से हैं, भारत ने क्यों गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित किया जिसे कुछ लोग निष्क्रियता की नीति मानते हैं। मैंने पूर्व में आपको एक बार कहा कि अधिकतर लोग उसे गुट निरपेक्षता के मायने नेगेटिव निकालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हमें गुट निरपेक्षता समझना है तो हमें तत्कालीन परिस्थितियों को जानना होगा, और साथ ही ये समझना होगा कि गुट निरपेक्षता क्या नहीं है। तो तत्कालीन परिस्थिति में सबसे पहला, इस नीति को अपनाने के कारणों की यदि बात करें तो पहला कारण है शीत युद्ध, जिसका जिक्र मैंने बार बार किया है। महाशक्तियों के बीच का जो द्वंद्व था, 2 खेमों में जो विश्व बंट चुका था, और नवोदित राष्ट्रों में जो दबाव था कि इनमें से कौन से गुट में शामिल हों, और जो इनके मन में जो पशोपेश था, इन दोनों गुटों के बीच में जो तीव्र तनाव था, वैमनस्य था, मतभेद था, विषम स्थिति थी, ऐसी स्थिति में नवोदय राष्ट्रों के सामने ये बहुत बड़ी समस्या थी कि हम क्या करें। ले देकर हम स्वतंत्र हुए हैं, इतने वर्षों की गुलामी दास्ता के बाद हमें अब स्वतंत्रता मिली है, क्या अब हम फिर से खो देंगे? क्योंकि स्थितियां ऐसी कुछ बन रही हैं कि हमें इन 2 में से किसी एक गुट में शामिल होना होगा, और ये दोनों गुट एक दूसरे के विरुद्ध कटु बाण छोड़ते थे, आरोपों की वर्षा करते थे। मैंने कहा ना कि शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध जो जिह्वा के बल पर, जीभ के बल पर, जीभ को हथियार के रूप में और संचार माध्यमों को हथियार के रूप में उपयोग करके आरोप प्रत्यारोपों का युद्ध था। ऐसी स्थिति में इतनी वैमनस्यता, इतनी कड़वाहट, इतने मतभेद, इतना तनाव, ऐसी स्थिति में इन देशों के सामने समस्या थी क्या करें। बल्कि ये कहना उचित होगा कि बारूद के गोले और गोलियों से लड़े जाने वाले
सैनिक संघर्षों के ना होते हुए भी कागज के गोलों और अखबारों से लड़ा जाने वाला ये जो युद्ध था वो बहुत तकलीफदेह था। ये युद्ध अखबारों, संचार माध्यमों के बल पर लड़ा गया, बारूद के गोलों पर नहीं। सैनिक संघर्ष नहीं था इसमें, लेकिन दिमागी संघर्ष बहुत था, तनाव था, संग्राम की स्थितियां थीं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसी संग्राम को शीत युद्ध कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि वो 50 वर्ष या 45 वर्ष 1945 से 1990, उस 45 वर्षों में विश्व में कितना तनाव रहा होगा। और युद्ध को लेकर सब कुछ हुआ, केवल गोला बारूद नहीं का उपयोग नहीं हुआ। शीत युद्ध के इस वातावरण में जो नए राष्ट्र थे, नवोदित राष्ट्र थे, उनके सामने बड़ी दुविधा थी। लेकिन अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि हम किसी का भी पक्ष नहीं लेंगे, हम किसी का भी समर्थन नहीं करेंगे, और ऐसा करते हुए हम इनसे दोनों गुटों से पृथक रहेंगे। ये पृथक रहने की इच्छा ने एक तीसरे गुट को जन्म दिया, जिसे कहते हैं गुट निरपेक्षता। शीत युद्ध से पृथक रहने की नीति ही आगे चलकर क्या कहलाती है? गुट निरपेक्षता। तो इस प्रकार गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने का पहला कारण अब आपको स्पष्ट है। तनाव से मुक्ति चाहते थे, नव उपनिवेशवाद के भय से, वाक युद्ध से दूर रहना चाहते थे, मानसिक तनाव से दूर रहने की इच्छा जो थी, तीव्र इच्छा, उसने इन लोगों को एक तीसरे गुट में जाने के लिए प्रेरित किया, और वह गुट कहलाता है गुट निरपेक्षता। दूसरा कारण क्या था गुट निरपेक्षता का? विश्व शांति की तीव्र इच्छा। द्वितीय विश्व युद्ध और उसके कुछ वर्ष पूर्व ही प्रथम विश्व युद्ध, इसकी भयावहता अभी भी लोगों के मन में ताजी थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद एंग्लो अमेरिकन ब्लॉक और रूसी ब्लॉक या सोवियत संघ और अमेरिका, इनमें जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, भारत उस तनाव से दूर ही नहीं रहना चाहता था, बल्कि उस तनाव को बढ़ने नहीं देना चाहता था। बल्कि वो तो ये चाहता था कि दोनों गुटों में मित्रता का वातावरण बने, और यदि मित्रता का वातावरण बनाना भारत की इच्छा थी, तो भारत के लिए कतई ये उचित नहीं था कि वह किसी एक गुट में शामिल होए और दूसरे गुट की शत्रुता ले। 3 अक्टूबर 1960 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा होती है। जो वार्षिक सम्मेलन जो संयुक्त राष्ट्र संघ का होता है उसे महासभा कहते हैं, जिसमें सभी सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के सम्मेलन में संबोधित करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, शांति के बिना, विश्व शांति के बिना हमारे सभी स्वप्न मिट्टी में मिल जाते हैं। इसलिए संसार से युद्ध को, युद्ध के खतरों को और युद्ध के कारणों को हमें हटाना होगा। युद्ध हटाना होगा, युद्ध से होने वाले खतरे को हटाना होगा और कारणों को हटाना होगा। महात्मा गौतम बुद्ध का उदाहरण देते हुए आगे कहते हैं कि सच्ची विजय वही है जिसमें सब समान रूप से विजयी हों, किसी की भी पराजय ना हो। यही सच्ची विजय है। आज के जगत में यही क्रियात्मक विजय है, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गौतम बुद्ध के वचनों को उद्धृत करते हुए कहा। अन्य कोई मार्ग ऐसा नहीं है जिसमें सभी लोग विजयी हों। निश्चित रूप से ये मार्ग जो है वो कठिनाई की ओर ले जाएगा दुनिया को, लेकिन शांति की ओर अंततः हमें पहुंचाएगा। अतः शांति की इस वास्तविक विजय को, जिसमें हर एक को विजयी होने का मौका मिले, मैं चाहता हूं
महासभा अपने सामने इस प्रस्ताव को रखे और उसे पाने का प्रयत्न करे। किसे पाने का? ऐसी विजय जो सबके लिए समान हो। ये 1960 का महासभा को दिया गया वक्तव्य है भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा।